हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे एजुकेशन मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, फंक्शन एंड प्रिंसिपल्स। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे शिक्षा एवं प्रबंधन, अर्थ परिभाषा, प्रकृति और विशेषताएं। शिक्षा प्रबंधन, अर्थ परिभाषा, तत्व, उद्देश्य और कार्य। प्रबंधन के प्रमुख सिद्धांत, प्राचीन विचारधारा, वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा, प्रशासनिक प्रक्रिया विचारधारा, शास्त्रीय विचारधारा, नौकरशाही विचारधारा, मानव संबंध विचारधारा, व्यवहारवादी विचारधारा, व्यवस्था विचारवाद, अन्य सिद्धांत, शैक्षिक प्रबंध के सिद्धांत। भारत का भविष्य उसकी कक्षा से निर्मित हो रहा है। कोठारी आयोग 1964-66। शैक्षिक प्रबंधन, स्कूल में एजुकेशन मैनेजमेंट का तात्पर्य समझने से पहले हम शिक्षा व प्रबंधन के अर्थ को समझेंगे। एजुकेशन, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है प्रकाशित करना। भारतीय साहित्य में शिक्षा के लिए विद्या शब्द का भी प्रयोग हुआ है, जिसकी उत्पत्ति संस्कृत की विद्या धातु से हुई है, जिसका अर्थ जानना, ज्ञान प्राप्त करना है। अंग्रेजी भाषा में शिक्षा के लिए एजुकेशन शब्द है। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडुशियर, एडुक्यो तथा एडुकेटम से मानी जाती है, जिसका शाब्दिक अर्थ निम्न प्रकार है। एडुकेट, टू ब्रिंग, देखभाल या विकसित करना। एडुशियर, टू लीड आउट, शुरुआत करना व आगे बढ़ना। एडुक्यो, ई अंदर से, डुक्यो आगे है, बढ़ाना या विकास करना। एडुकेटम, एक्ट ऑफ टीचिंग, पढ़ाने या प्रकाशित करने की प्रक्रिया। अर्थात शिक्षा व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमताओं एवं व्यक्ति के मुख्य विकास की एक प्रक्रिया है। फिर है प्रबंधन, मैनेजमेंट। प्रबंधन शब्द अंग्रेजी के मैनेजमेंट का हिंदी रूपांतरण है। अंग्रेजी के शब्द मैनेजमेंट टेक्टफुली को ही मैनेजमेंट कहते हैं। एक संस्था या संगठन द्वारा पूर्व निर्धारित उद्देश्य और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किया गया सामूहिक प्रयास, नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण आदि ही प्रबंधन कहलाता है। प्रबंधन क्या है, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है का सामूहिक प्रयास है। प्रबंधन वास्तव में किसी संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने की वह कला और विज्ञान है जो मानवीय व भौतिक संसाधनों को सही तरह से नियोजित करता है, अर्थात संगठन में व्यक्तियों से कार्य कराने की कला ही प्रबंधन है। पीटर ड्रक ने सर्वप्रथम 1954 में अपनी पुस्तक द प्रैक्टिकल ऑफ मैनेजमेंट में अपने उद्देश्यों द्वारा मैनेजमेंट या बायो ऑब्जेक्टिव पर विस्तृत विचार व्यक्त किए। फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर ने शब्द में प्रबंधन एक कला है जिसके माध्यम से पहले यह जाना जाता था कि आप क्या करना चाहते हैं और फिर यह निश्चित किया जाता था कि जो आप करना चाहते हैं उसे सबसे अच्छे एवं मित व्यवस्थापूर्वक ढंग से कैसे किया जाए। एवं डब्ल्यू टेलर को वैज्ञानिक प्रबंधन का पिता कहा जाता है। हेनरी फेयोल 1841-1925 के शब्दों में प्रबंधन से तात्पर्य पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना, संगठन बनाना, निर्देश करना, समन्वय करना तथा नियंत्रण करना है। हेनरी फेयोल को प्रबंधन के सिद्धांतों का जन्मदाता भी कहा जाता है। प्रबंधन की प्रकृति और विशेषताएं। प्रबंधन एक कला है, वर्तमान ज्ञान का एक व्यक्तिगत एवं दक्षतापूर्ण उपयोग कला है। इसमें कुशलता, अध्ययन, अवलोकन, अनुभव एवं अभ्यास द्वारा प्राप्ति की जा सकती है। फिर बाद में है प्रबंधन एक विज्ञान है। प्रबंधन एक विज्ञान है क्योंकि प्रबंधन के नियम व सिद्धांत होते हैं जो समय के साथ विभिन्न संगठनों में बार बार परीक्षण एवं अवलोकन के आधार पर विकसित हुए हैं। प्रबंधन के सिद्धांत विज्ञान के सिद्धांतों की तरह विशुद्ध नहीं होते हैं, लेकिन ये प्रबंधकों को मानक तकनीक द्वारा प्रदान करते हैं जिन्हें भिन्न भिन्न परिस्थितियों में प्रयोग में लाया जा सकता है। प्रबंधन कला एवं विज्ञान दोनों है। प्रबंधन कला एवं विज्ञान दोनों का मिश्रण है। प्रबंधन का व्यवहारिक उपयोग एक कला है तथा इसके सिद्धांतों का उपयोग एक विज्ञान है। अतः प्रबंधन कला एवं विज्ञान के रूप में एक दूसरे के विपरीत न होकर एक दूसरे के पूरक है। प्रबंधन एक उद्देश्यपूर्ण लक्ष्य गोल ओरिएंटेड प्रक्रिया। प्रबंधन बहुआयामी होता है। प्रबंधन एक जटिल प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बहुत से आयामों को शामिल किया गया है। कार्य का प्रबंधन, लोगों का प्रबंधन, परिचालन का प्रबंधन। प्रबंधन एक पेशे, प्रोफेशन के रूप में है। प्रबंधन एक निरंतर चलने वाली, गतिशील, डायनेमिक एवं सतत कंटिन्यूअस प्रक्रिया। प्रबंधन एक सामूहिक क्रिया, ग्रुप एक्टिविटी तथा सामाजिक प्रक्रिया, सोशल प्रोसेस है जिसमें सामाजिक जिम्मेदारी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी शामिल। प्रबंधन से अभिप्राय दूसरे व्यक्तियों से कार्य करवाना है। प्रबंधन अप्रत्यक्ष शक्ति है अर्थात अमूर्त शक्ति, इंटेंजिबल। प्रबंधन को एक परिणाम, एक रिजल्ट ओरिएंटेड कार्य माना गया है। महान अर्थशास्त्री जोसेफ ए सुपिंडर प्रबंधन को वृद्धि का इंजन मानते हैं। पीटर ड्रक के अनुसार प्रबंधन किसी भी संस्थान या संगठन का जीवन रक्त, लाइफ ब्लड है। प्रबंधन बहुअनुशासनात्मक, मल्टी डिसिप्लिनरी है। प्रबंधन एक सत्तात्मक व्यवस्था है, सिस्टम ऑफ ऑथोरिटी है। प्रबंधन विचार एवं कार्य में सर्वोच्च है, सुप्रीम इन थॉट्स एंड एक्शन। प्रबंधन व्यापक
परिवेशी है प्रबंधन उत्पादन का कार्य है। प्रबंधन में दक्षता व प्रभावशीलता एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस होती है। प्रबंधन संगठन के अधीनस्थ कार्मिकों को निर्देशन नेतृत्व तथा समन्वय प्रदान करता है, अर्थात प्रबंधन प्रभावी नेतृत्व व प्रेरणा प्रदान करता है। शैक्षिक प्रबंधन एजुकेशनल मैनेजमेंट शैक्षिक प्रबंधन किसी संस्था की क्रियाओं जैसे शिक्षण प्रशिक्षण एवं अनुसंधान हेतु उपलब्ध मानवीय एवं बौद्धिक संसाधनों के कुशलतम एवं प्रभावी उपयोग द्वारा नियोजन संगठन निर्देशन एवं नियंत्रण की प्रक्रिया है। शैक्षिक प्रबंधन में मानवीय एवं बौद्धिक दोनों संसाधनों के प्रबंधन पर बल दिया जाता है। फिर भी मानवीय तत्वों का विशेष स्थान है, क्योंकि मानव ही प्रबंधन का मुख्य आधार होता है। अतः मानवीय तत्व जितना अधिक विकसित होगा अर्थात कुशल और योग्य होगा, उतना ही श्रेष्ठ तथा मितव्ययी उपयोग भौतिक साधनों का किया जा सकेगा। लॉरेंस एप्ले के अनुसार यदि भौतिक साधनों के निर्देशन पर अधिक ध्यान देने के बजाय उसके प्रयोग करने वाले व्यक्तियों को योग्य बनाने पर अधिक ध्यान दिया जाए तो संगठन के उद्देश्य सफलतापूर्वक प्राप्त किए जा सकते हैं। अतः एप्ले की परिभाषा प्रबंधन को मानवीय आधार प्रदान करती है। अर्थ है वो परिभाषा है किसी भी शैक्षिक संस्था का उद्देश्य बच्चों की आंतरिक क्षमताओं को विकसित करना, उसका सर्वांगीण विकास करना है। तथा शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ उस प्रक्रिया से लगाया जाता है जिसके माध्यम से कोई भी संस्था अपने पूर्व निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति करती है। शैक्षिक प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसमें बालक की अंतर्निहित शक्तियों के विकास हेतु शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। जेबीसीएस के अनुसार शैक्षिक प्रबंधन एक प्रक्रिया है जिसका सामान्य ऐसी व्यवस्था करना है जिसमें पूर्व निर्धारित शैक्षिक कार्यक्रम सफलतापूर्वक व्यवहारिक रूप से संपन्न हो सके। विलियम्स शुल्ट्ज़ के अनुसार शैक्षिक प्रबंधन का तात्पर्य आवश्यक मानवीय संसाधनों, सामग्री तथा साज सज्जा की अनेक वस्तुओं को क्रमबद्ध तथा प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने से है। जेडी मुन्नी के अनुसार सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रत्येक मानवीय संस्था को ही शैक्षिक प्रबंधन कहा जा सकता है। एल एफ उर्विक के अनुसार शैक्षिक प्रबंधन का तात्पर्य किसी भी कार्य अथवा योजना के लिए आवश्यक क्रियाओं का निर्धारण करना तथा उन्हें क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित कर विभिन्न व्यक्तियों को सौंपना है। लूथर गुलिक के अनुसार शैक्षिक प्रबंधन सत्ता का औपचारिक ढांचा है जिसके अंतर्गत निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विभागीय कार्यों को क्रमबद्ध रूप में विभाजित करना, परिभाषित करना तथा समन्वित करना सम्मिलित है। अर्थात शैक्षिक प्रबंधन वह शक्ति है जो किसी भी शैक्षिक संस्था में निम्न तीन महत्वपूर्ण तत्वों में तालमेल बिठाता है। व्यवस्थित तालमेल से ही शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। शैक्षणिक प्रबंधन के उद्देश्य शैक्षणिक एक संस्थान के पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु शिक्षा व्यवस्था को सुनियोजित रूप से संचालित करना है। शिक्षण प्रक्रियाओं को समाज व राष्ट्र के आदर्शों, मानदंडों, आवश्यकताओं के अनुसार संचालित करना है। बच्चों का सर्वांगीण विकास करना ताकि वे देश के उपयोगी व आदर्श नागरिक बन सके। शिक्षा की आवश्यकता के अनुरूप नीतिगत निर्णय लेना, उचित नीतियों का निर्माण करना तथा उनकी प्रभावी क्रियान्वयन करना। संस्था के सभी प्रकार के भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का कुशलतम उपयोग करते हुए ढांचागत सुविधाओं की प्रभावपूर्णता एवं कुशलता में वृद्धि करना, शिक्षकों तथा कार्मिकों में व्यावसायिक क्षमताओं का संवर्धन करना तथा उनमें प्रेम, सद्भावना व सहयोग की भावना का विकास करना, कर्मचारियों से उनकी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार कार्य कराना, समय पर कार्य संपादित करना, कार्य संतुष्टि में वृद्धि करना, अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण में सुधार करना, संस्था की सार्वजनिक स्थिति को अच्छा बनाना, सुधार लाना एवं उसे बनाए रखना। शैक्षिक प्रबंधन का उद्देश्य शिक्षक एवं शिक्षार्थी के लिए ऐसा परिवेश तैयार करना जिससे शिक्षा के लक्ष्य की सफलतापूर्वक प्राप्ति की जा सके। शिक्षा प्रबंधन के तत्व। भौतिक तत्वों का प्रबंधन विद्यालय भवन, फर्नीचर, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, वर्कशॉप, खेल का मैदान, छात्रावास, दृश्य श्रव्य सामग्री। मानवीय तत्व का प्रबंधन छात्र, शिक्षक, प्रधानाचार्य, प्राचार्य, प्रबंध समिति के सदस्य, शिक्षा विभाग के अधिकारी, शिक्षाविद, विद्यालय पर्यवेक्षक, अभिभावक। वित्त का प्रबंधन विभिन्न वित्तीय मुद्दों का प्रबंधन, फीस, अनुदान, कोष, सहायता, इन सबको मिलाकर चार सिद्धांतों का प्रबंधन होता है। भौतिक तत्व, मानवीय तत्व एवं वित्त की कुशलतम उपयोग हेतु प्रबंधन में विभिन्न सिद्धांतों यथा नियोजन, समय सारणी, निरीक्षण, अनुशासन, संगठन, निर्देशन आदि का प्रबंधन किया जाता है। शैक्षणिक प्रबंधन के कार्य। शैक्षणिक प्रबंधन एक निरंतर एवं परिवर्तनशील प्रक्रिया है जो कि समाज और सामाजिक मूल्यों के आधार पर इसके कार्यों में परिवर्तन होता है। अतः शैक्षणिक प्रबंधन के संक्षिप्त रूप में निम्नलिखित कार्य है। तो इसमें है सबसे पहले क्या होता है, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्शन देना, न्यू स्टाफिंग, बजटिंग, प्रणाली नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ सिस्टम, कोऑर्डिनेशन, इनोवेशन, नवनिर्माणित, ऑब्जर्वेशन एंड सुपरविजन, कंट्रोल, इंटीग्रेशन। फिर है कम्युनिकेशन, रिपोर्टिंग, इवोल्यूशन, मोटिवेशन,
प्लानिंग सबसे पहले नियोजन करना। प्रबंधन प्रक्रिया के क्रम में सर्वप्रथम नियोजन की आवश्यकता होती है। निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु भविष्य में क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किसे करना है आदि का पूर्व निर्धारण ही नियोजन है। इसमें कोई भी शिक्षक, अधिकारी या प्रभारी अपेक्षित उद्देश्य की प्रभावी और दक्षतापूर्ण रूप से प्राप्ति हेतु काम में ली जाने वाली विभिन्न विधियों तथा रणनीतियों के संबंध में निर्णय लेता है। संगठन ऑर्गेनाइजेशन योजना की क्रियान्वित हेतु संगठन का निर्माण किया जाता है। संगठन का तात्पर्य उस ढांचे से है जो मानवीय तथा भौतिक संसाधनों द्वारा संस्था के निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए स्थापित किया जाता है। कार्य का विभाजन करना, कार्मिकों का अधिकार निश्चित करना, संसाधनों का आवंटन करना, कार्मिकों को कार्य सौंपना आदि संगठन की क्रिया के अंग है। संगठन दो प्रकार के होते हैं। औपचारिक संगठन स्वीकृत नियमों व कानूनों के अनुसार कार्मिकों के द्वारा कार्य संचालन। अनौपचारिक संगठन व्यवहारिक मानवीय संबंधों के आधार पर कार्मिक द्वारा कार्य संचालन। फिर है डायरेक्शन, निर्देशन। उच्च उच्च उच्चस्थों द्वारा अधीनस्थों का समय समय पर निर्देशों द्वारा मार्गदर्शन प्रदान कर सही तरीके से कार्य करवाना ही निर्देशन है। निर्देशन में मुख्य से 3 प्रक्रिया सम्मिलित है। आदेश या निर्देश देना, कार्यों को सही तरीके से बताना व प्रशिक्षण देना, कार्य का मूल्यांकन करना। फिर है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के अंदर आता है किसी संगठन के निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु विभिन्न व्यक्ति या उप विभागों कार्यरत रहता है। इन व्यक्तियों या उप विभागों की गतिविधियों में तालमेल स्थापित करते हुए निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति करना ही समन्वय। कुंटज ने समन्वय को प्रबंधन का सार कहा है। फिर है कंट्रोल, नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से यह पता लगाया जाता है कि निर्धारित योजना के अनुसार कार्य हो रहा है अथवा नहीं। यदि निर्धारित योजना के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है तो सुधारात्मक कार्यवाही की जाती है। नियुक्ति, स्टाफिंग, प्रबंधन निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप योग्य, कुशल व अनुभवी कर्मचारियों का चयन करता है तथा चयन में ईमानदारी व सद्भावना को अपनाता है। संप्रेषण, कम्युनिकेशन या संचार। संचार का तात्पर्य 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, अनुमानों या संवेगों के परस्पर आदान प्रदान से प्रबंधित कार्य की प्रभावशीलता कुशल संचार पर निर्भर करती है। संचार प्रबंधन को क्रियात्मक करने का एक साधन है। संचार के माध्यम से ही एक प्रबंधक अपने कर्मचारियों को अपनी योजनाएं समझाता है और इस संबंध में आने वाली समस्याओं का हल बताता है। प्रबंधन के क्षेत्र में संप्रेषण को नाड़ी तंत्र या हाईवे कहा जाता है। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। अभिप्रेरणा के माध्यम से कार्यकर्ताओं में कार्य के प्रति रुचि तथा स्वेच्छा से कार्य करने की भावना पैदा की जाती है। अतः लिंकट ने इसे प्रबंधन का हार्ट ऑफ मैनेजमेंट कहा है। अभिप्रेरित करने वाले तत्व उचित पारिश्रमिक, पदोन्नति, विकास के अवसर, रोजगार की सुरक्षा, उचित व्यवहार, कार्य की सराहना, सम्मान, पुरस्कार एवं उचित सुविधाएं। बजट बनाना, इसके अंतर्गत संगठन के आय व्यय का अनुमान एवं उसका लेखा जोखा रखा जाता है। निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग, किसी कार्य को करने या समस्या समाधान के लिए उपलब्ध विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना ही निर्णय लेना है। प्रबंधन के क्षेत्र में निर्णय को प्रबंधन के भविष्य की उपमा दी जाती है। रोज मूल्य प्रबंधन से आज से निर्णय लेना है। नवाचार, इनोवेशन। शिक्षा से संबंधित समस्याओं के उचित समाधान तथा उपलब्ध नवीन संसाधनों के समुचित प्रयोग के लिए नवाचार करना शिक्षा प्रशासन का कार्य है। नवाचार प्रबंधन का वह महत्वपूर्ण कार्य है जो केवल नवीन एवं सुधरे हुए उत्पादों या नई तकनीकी के प्रयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत नवीन कार्य पद्धति भी सम्मिलित है। नवाचार द्वारा संस्थान को प्रगतिशील बनाए रखता है। पीटर डेकर ने नवाचार को प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रमुख कार्य माना है। मूल्यांकन, इवोल्यूशन। प्रबंधन कार्य समाप्ति के बाद यह जानने का प्रयास करता है कि अमुक कार्य कितनी मात्रा में वह कितनी गुणात्मकता के साथ हुआ है, अर्थात निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है, यह जानना मूल्यांकन है। उत्तम परिणामों के लिए निरंतर मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। कर्मचारियों की कार्य क्षमता, गतिविधि तथा विभिन्न योजनाओं की प्रगति व उद्देश्यों का सतत मूल्यांकन से शिक्षण प्रक्रिया को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाता है। आलेखन, रिपोर्टिंग। इसमें संस्थान के विभिन्न क्रियाकलापों का लेखा जोखा रखना शामिल है। इसकी सहायता से शिक्षण संस्थान की प्रगति, इसे समुदाय व उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाता है तथा भविष्य की शिक्षण योजनाओं के निर्माण में सहायता मिलती है। अभिलेखन, रिकॉर्ड। सब प्रकार के रिकॉर्ड की सुरक्षा व रख रखाव करना, जैसे दस्तावेज, डेटा, सूचनाओं का संग्रह, निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण, ऑब्जर्वेशन एवं सुपरविजन। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करने के लिए निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण कार्य किया जाता है। निरीक्षण के अंतर्गत किसी उच्च अधिकारी द्वारा संस्था में किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए ये कार्यों की जांच की जाती है, अर्थात उच्च अधिकारी द्वारा संस्था की संपूर्ण शैक्षिक गतिविधियों को आवश्यकता अनुसार एवं समयानुसार जांचना या मूल्यांकन करना ही शैक्षिक निरीक्षण कहलाता है। उपयुक्त सभी कार्य शिक्षा प्रबंधन के आधार है। इन सभी कार्यों की सहायता से शिक्षा प्रबंधन एवं किसी भी संस्थान के पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन कार्यों के संपादन में शिक्षा प्रबंधन की ही भूमिका होती है।
प्रबंधन के प्रमुख सिद्धांतों की निम्नलिखित विचारधाराओं के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। प्रबंधन की विचारधाराएं। प्राचीन विचारधारा। वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा टेलर। प्रशासनिक प्रक्रिया विचारधारा हेनरी फॉल। क्लासिकल प्रबंधन विचारधारा गुल्लिक, उल्रिच, मूने व रीले। नौकरशाही विचारधारा मैक्स वेबर। मानव संबंध विचारधारा एल्टन मेयो। व्यवहारवादी विचारधारा मेरी पॉकर, फोलेट, चेस्टर, बोनार्ड, क्रिश और गिरिश। व्यवस्था विचारधारा। प्राचीन विचारधारा संगठन को एक मशीन और कार्मिक को मशीन के एक पुर्जा मानते थे। इसके अनुसार कार्मिक एक आर्थिक मनुष्य होता है और उसे आर्थिक लाभ का प्रलोभन देकर या दंड का भेद दिखाकर कार्य करवाया जा सकता है। इनका संपूर्ण ध्यान संगठन के औपचारिक ढांचे पर था। इनके अनुसार संगठन में कोई भी समस्या इसके औपचारिक ढांचे में किसी कमी के कारण उत्पन्न होती है और इसे संगठन के औपचारिक ढांचे के अंतर्गत ही दूर किया जा सकता है। मानवीय पहलुओं की पूर्णतः उपेक्षा की गई है और संपूर्ण जोर मितव्यय और उत्पादकता पर दिया गया है। फिर वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा अनुभव द्वारा सुधार व विकास करने का परंपरागत सिद्धांत गलती करो और सुधारो करो के स्थान पर निश्चित सिद्धांतों एवं नियमों के आधार पर प्रबंधन का संचालन करना वैज्ञानिक प्रबंधन एक विचारधारा व दर्शन है जो कि परंपरागत कार्य कराने व करने के अनूठा के नियम रूल ऑफ थंब का विरोधी है। F.W. टेलर को वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कहा जाता है। हालांकि इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1910 में लुई डी ब्रैंडिस ने किया था। फिर है वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत। अंगूठे के नियम के स्थान के पर विज्ञान का विकास। संगठन में प्रत्येक कार्य वैज्ञानिक विधि से किया जाना चाहिए, न कि अंगूठे के नियम। श्रमिक की कार्य विधि पूर्णतः वैज्ञानिक अनुसंधान और विश्लेषण पर आधारित होना चाहिए। संघर्ष के स्थान पर मैत्री। टेलर ने श्रमिक व प्रबंधन को संघर्ष छोड़कर पारस्परिक सद्भावना से कार्य करने के लिए प्रेरित किया है। टेलर का मानना था कि श्रमिक व प्रबंधकों के हित जुड़े हुए हैं, न कि पृथक व्यक्तिवाद के स्थान पर सहकारिता व्यक्तिवाद से कार्य पूर्ण रूपेण संपन्न नहीं किया जा सकता है। कार्य संपन्न करने हेतु श्रमिकों में सहयोग की भावना आवश्यक है। अतः इससे श्रमिकों में सहकारिता की भावना उत्पन्न होती है। सीमित उत्पादन के स्थान पर अधिकतम उत्पादन। वैज्ञानिक प्रबंधन का उद्देश्य श्रमिक और मालिक दोनों की खुशहाली है। यह तभी संभव है जब उद्यम अधिकतम उत्पादन करे। प्रत्येक व्यक्ति का अधिकतम विकास। वैज्ञानिक प्रबंधन में कारखानों में कार्यरत श्रमिकों की भर्ती और चयन वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर किया जाता है। इसके बाद श्रमिकों का प्रशिक्षण, कार्य पर लगाना, पदोन्नति, स्थानांतरण, कार्य मुक्ति आदि अवस्थाओं में भी मनमानी के स्थान पर वैज्ञानिक आधारों का उपयोग किया जाता है। फिर ये फ्रेडरिक विंसेलो टेलर के अनुसार यह जानने की कला है कि तुम व्यक्तियों से संगठन में क्या करना चाहते हो तथा यह देखना है कि वे सबसे उचित व सस्ते ढंग से कार्य कैसे करते हैं। वैज्ञानिक प्रबंधन क्या है? वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा की विशेषता है नियोजित एवं निश्चित योजना का पाया जाना। घटनाओं, परिस्थितियों आदि के विषय में तथ्य एकत्रित किए जाते हैं तथा इन तथ्यों का अवलोकन, विश्लेषण एवं प्रयोग करके सिद्धांत बनाए जाते हैं। फिर इन सिद्धांतों को व्यवहार में परिणत किया जाता है। संसाधनों के अधिकतम उपयोग पर जोर दिया जाना, कच्चे माल, मानवीय व भौतिक साधनों व योजनाबद्ध तरीके से कार्य आवंटन करना, जिससे समन्वय, नियम व नियंत्रण द्वारा कार्य कुशलता में वृद्धि हो सके। श्रमिकों को उनकी योग्यता अनुसार कार्य दिया जाना तथा कुशल श्रमिकों को प्रोत्साहन हेतु प्रेरणात्मक मजदूरी देना। श्रम विभाजन तथा कार्य विशिष्टीकरण सिद्धांत की पालना। प्रत्येक कार्य के पर माप, स्टैंडर्ड्स निश्चित करना। कर्मचारियों के अधिकार तथा उत्तरदायित्व की सीमा का निर्धारण करना। टेलर द्वारा प्रस्तुत वैज्ञानिक प्रबंधन का उद्देश्य वैज्ञानिक प्रविधियों या तकनीकों के आधार पर कार्य करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका खोजकर न्यूनतम लागत में अधिकतम उत्पादन करना। टेलर ने अपने सबसे ज्यादा ध्यान संगठन के निम्नतम स्थान पर केंद्रित किया है। टेलर द्वारा कम उत्पादन के महत्वपूर्ण कारण के रूप में सोल्डरिंग अर्थात ढिलाई या कामचोरी को चिन्हित किया गया है। टेलर के अनुसार सोल्डरिंग के कारण ही उद्योगों में अपेक्षित परिणामों को प्राप्त किया जाना संभव नहीं हो पाया है। मानसिक क्रांति, मेंटल रिवॉल्यूशन। मानसिक क्रांति से तात्पर्य है कि संगठन में कार्मिकों और मालिकों के परंपरागत दृष्टिकोण, मालिक काम ज्यादा मजदूरी कम, श्रमिक काम कम मजदूरी ज्यादा में परिवर्तन लाना। टेलर के अनुसार कार्मिकों एवं प्रबंधकों को अपनी मनोवृत्ति को बदलते हुए यह समझाना होगा कि उनके पारस्परिक हित एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे की पूरक है। श्रमिकों एवं मालिकों के बीच एक दूसरे के प्रति परंपरागत अविश्वास की धारणा में सकारात्मक परिवर्तन को ही टेलर ने मानसिक क्रांति की संज्ञा दी है। टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधन के उचित प्रयोग के लिए मानसिक क्रांति को अपरिहार्य माना। मानसिक क्रांति औद्योगिक क्रांति का
जीवन कर रखते हैं। नोटमांसी क्रांति वैज्ञानिक प्रबंधन आंदोलन का सार है। कार्यात्मक फोरमैनशिप, फंक्शनल फोरमैनशिप, यह संगठन के श्रम विभाजन व विशिष्टीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को वही कार्य दिए जाते हैं जिसका कि वह कर्मचारी विशेषज्ञ होता है। इस प्रणाली में श्रमिक के कार्यों को निर्देशित करने का दायित्व 8 फोरमैन का होता है। इन 8 में से 4 फोरमैन नियोजन से संबंधित है और 4 श्रमिक के उत्पादन कार्यों से प्रत्यक्ष जुड़े हैं। यह 8 अधिकारी प्रत्येक श्रमिक के कार्यों को निर्देशित करते हैं। फोरमैन 8 नियोजन इंचार्ज, समय एवं लागत लिपिक, टाइम एंड स्पीड क्लर्क, निर्देशन कार्ड लिपिक, इंस्ट्रक्शन कार्ड लिपिक, कार्य क्रम लिपिक, रूट क्लर्क, अनुदेशनात्मक अनुशासक, डिसिप्लिन, उत्पादन इंचार्ज, टोली नायक, गैंग बॉस, गति नायक, स्पीड बॉस, जिम्मेदार नायक, रिपेयर बॉस, निरीक्षक, इंस्पेक्टर। श्रमिक समय, गति और थकान अध्ययन, टाइम, मोशन एंड फटीग स्टडी। टेलर अपने वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत में कार्य विशेषण पर बल देते हैं। इसके लिए टेलर ने काम में लगने वाले समय, होने वाली अनावश्यक गति एवं काम के दौरान होने वाले थकान का अध्ययन किया है। समय अध्ययन किसी भी कार्यों को पूरा करने में लगने वाला समय का अध्ययन। इस अध्ययन का मूल उद्देश्य किसी कार्य के निष्पादन में लगने वाले उचित समय को जानना है। गति अध्ययन वैज्ञानिक आधार पर शरीर में होने वाली अनावश्यक एवं अकुशल गतियों को समाप्त करके कार्यों को उचित समय में तथा बिना थकावट को पूरा करने हेतु गति अध्ययन आवश्यक है। थकान अध्ययन काम में होने वाली थकान का अध्ययन कर विश्राम का समय निर्धारित करना आवश्यक है। विवादात्मक मजदूरी दर प्रणाली, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। यह श्रमिकों को अधिक मजदूरी प्राप्त होने की आशा होती है तो वे अधिक लगन, उत्साह, रुचि एवं प्रेरणा से कार्य करते हैं। टेलर ने कार्य कुशलता के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी देने की बात कही है तो टेलर ने विभेदात्मक एवं प्रेरणात्मक मजदूरी दर प्रणाली अपनाने पर जोर दिया है। अपवाद का सिद्धांत, एक्सेप्शनल प्रिंसिपल। टेलर की मान्यता है कि अपवाद स्वरूप कुछ ही मामले उच्च प्रबंधन तक पहुंचाने चाहिए, अर्थात अधिकांश मामले का निपटारा अधीनस्थ द्वारा कर देना चाहिए ताकि प्रबंधकों का मूल्यवान समय संगठन के महत्वपूर्ण गतिविधियों में काम आ सके। प्रशासनिक प्रक्रिया विचारधारा। इस सिद्धांत का आधार यह मूल धारणा है कि प्रशासन एक प्रक्रिया जिसमें प्रशासक कतिपय निश्चित प्रशासनिक अंगों के कुशल संपादन द्वारा प्रशासन के लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त कर सकता है। प्रशासन का आशय उन सभी प्रक्रियाओं के योग से जिनके माध्यम से किसी उपक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति उपयुक्त मानवीय तथा भौतिक संसाधन जुटाए जाते हैं और उनका प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है। इसके विकास में मुख्य भूमिका हेनरी फेयल की रही है। हेनरी फेयल का योगदान 1916 से फ्रेंच एवं 1929 में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित अपनी पुस्तक जनरल एवं इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में इसकी विशुद्ध व्याख्या की एवं कहा, हमारे समक्ष प्रशासन का एक विज्ञान है जिसे समान रूप से लोक और निजी प्रशासन में उपयोग किया जा सकता है। हेनरी फेयल ने बताया कि सभी औद्योगिक संस्थानों में 6 प्रकार की क्रियाएं देखने को मिलती है: तकनीकी क्रियाएं, वित्तीय क्रियाएं, लेखांकन क्रियाएं, वाणिज्य क्रियाएं, सुरक्षा क्रियाएं, प्रबंधकीय क्रियाएं। हेनरी फेयल ने पाया कि संस्थान प्रथम 5 क्रियाओं पर तो ध्यान देते हैं जबकि प्रबंधकीय क्रियाएं अपेक्षित रह जाती है। फेयल ने इन्हीं प्रबंधकीय क्रियाओं पर ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया। फेयल ने प्रबंधकीय क्रियाओं को 5 तत्वों या कार्यों में विभाजित किया जिन्हें संक्षेप में POCC के रूप में जाना जाता है। P का मतलब है प्लानिंग, O का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन, C का मतलब है कमांड, C का है कोऑर्डिनेशन, C का है कंट्रोल। फिर है नियोजन। कार्य करने से पूर्व उसकी तैयारी करना नियोजन कहलाता है। नियोजन में पूर्वानुमान एवं निर्णय को शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत भविष्य के बारे में पूर्वानुमान लगाया जाता है। फिर बाद में है और कार्य की योजना तैयार की जाती है। कार्य की योजना उद्यम के साधनों, कार्य की प्रकृति और व्यवसाय की भावी प्रवृत्तियों पर निर्भर करती है। अब अच्छी योजना के अंतर्गत एकता, निरंतर लचीलता और निश्चितता के गुण होने चाहिए। संगठन ऑर्गेनाइजेशन किसी संस्थान के लिए आवश्यक भौतिक व मानवीय संसाधनों को मिलाकर संगठन का निर्माण होता है। फेयल में मानवीय तत्वों को ही संगठन के प्रबंधन का तत्व मानना है। आदेश या कमांड। आदेश का तात्पर्य कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों की व्यवस्था से लिया जाता है। प्रत्येक प्रबंधन के लिए आदेश का उद्देश्य अपने कर्मचारियों के प्रयास का अधिकतम उपयोग करना है। समन्वय, कोऑर्डिनेशन। संगठन की विभिन्न क्रियाओं में इस प्रकार तालमेल बैठाना कि कार्य बिना किसी बाधा के सुगमता पूर्वक चलता रहे समन्वय कहलाता है। फेयल ने समन्वय के लिए 2 उपाय बताए: विभागाध्यक्ष की साप्ताहिक सभाएं
सभाएं एवं संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति। नियंत्रण कंट्रोल। नियंत्रण का अर्थ इस बात का मूल्यांकन करने से है कि संगठन के संपूर्ण कार्य स्वीकृत की गई योजनाओं, दिए गए आदेशों तथा निर्धारित नियमों के अनुसार हो रहे हैं अथवा नहीं। नियंत्रण का उद्देश्य कार्य की दुर्बलताओं व त्रुटियों को सामने लाने से है, जिससे ये समय रहते हुए सुधार किया जा सके और भविष्य में उनकी पुनरावृत्ति की जा सके। प्रबंधन के सिद्धांत। हेनरी फ्योल ने प्रबंधन के 14 सिद्धांत दिए हैं। कार्य विभाजन। डिवीजन ऑफ वर्क। कार्यों को विशेषता के आधार पर छोटे छोटे भागों में विभाजित कर प्रत्येक कार्य हेतु एक विशेषज्ञ की नियुक्ति की जानी चाहिए। कार्य विभाजन। विशिष्टीकरण व प्रमाणीकरण की प्रक्रिया। कार्य विभाजन प्रबंधकीय तकनीकी सभी कार्यों में लागू किया जाना चाहिए। के बाद के अंदर आ जाता है अधिकार उत्तरदायित्व। अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अधिकतर अधिकार और उत्तरदायित्व में समानता होनी चाहिए। किसी निर्धारित कर्तव्य को पूरा करने के लिए उत्तरदायी अधिकारी या कर्मचारी को उस कार्य के अनुरूप पर्याप्त अधिकार भी मिलने चाहिए। सत्ता एवं उत्तरदायित्व में घनिष्ठ संबंध है। वे एक दूसरे के पूरक वस्तु तथा सत्ता के उत्तरदायित्व को पूरा करने का सही माध्यम है। अनुशासन। डिसिप्लिन। संगठन के पूर्वक संचालन के लिए अनुशासन अनिवार्य है। किसी संगठन में अनुशासन उसके प्रबंधक व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। एक अच्छा अनुशासन हेतु एक सफल नेतृत्व की आवश्यकता है। फेयोल ने संगठन में अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रबंधकों के लिए 3 उपाय बताए हैं। संगठन के सभी स्तरों पर अच्छे पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाए। संगठन में समझौते स्पष्ट उचित होने चाहिए। दंड विधान को दृढ़तापूर्वक विवेक के साथ लागू करने का प्रावधान होना चाहिए। आदेश की एकता। यूनिटी ऑफ कमांड। आदेश की एकता का अर्थ संगठन में एक कर्मचारी अपने से केवल एक उच्च अधिकारी के आदेश प्राप्त करे तथा उसके प्रति उत्तरदायी रहे। हेनरी फेयोल ने कहा कि आदेश की एकता सिद्धांत का उल्लंघन किया जाता है तो सत्ता निर्बल हो जाती है, अनुशासन खतरे में पड़ जाता है, व्यवस्था भंग हो जाती है और इस तरह संकटों में पड़ जाता है। निर्देश की एकता। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। निर्देश की एकता का अर्थ फेयोल के अनुसार इस बात से है कि समान उद्देश्यों वाली क्रियाओं का संचालन एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए और कार्य की एक ही योजना होनी चाहिए, अर्थात एक व्यक्ति एक योजना, वन हेड वन प्लान। व्यक्तित्व हित की तुलना में सामाजिक हित के महत्व है। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। किसी भी संगठन में सामान्य हितों एवं व्यक्तिगत हितों में संघर्ष नहीं होना चाहिए। सर्वोच्च प्रशासकों एवं प्रबंधकों का उत्तरदायित्व है कि वे व्यक्तिगत हितों को त्याग कर संगठन के सामान्य हितों की ओर से सभी कर्मचारियों का ध्यान आकर्षित करें। प्राथमिक रिम्यूनरेशन। पारिश्रमिक एक कर्मचारी को दी गई सेवाओं की कीमत है। प्रतिफल उचित न्याय संगत होना चाहिए और कर्मचारी और मालिक दोनों के लिए संतोषजनक होनी चाहिए। उससे उत्पादकता में वृद्धि होती है। केंद्रीकरण। सेंट्रलाइजेशन। एक बड़े संगठन में अधिकारों का केंद्रीकरण का अधिक नहीं होना बल्कि अधीनस्थ तक अधिकारों का विकेंद्रीकरण होता है। अधिक छोटे संगठनों में अधिकार या सत्ता का केंद्रीकरण बड़े पैमाने पर पाया जाता है। स्केलर चेन है। यह पद सोपान के सिद्धांत पर आधारित है। फेयोल के अनुसार संगठन में उच्च पद से लेकर निम्न पद तक फैली हुई अधिकारियों व कर्मचारियों के पद की श्रृंखला पर पद सोपान कहलाती है। स्केलर श्रृंखला संगठन में शीर्ष अधिकारी से निम्नस्थ कर्मचारी तक संबंधों में वरिष्ठ और अधिक रसगुरे का केंद्र कर संगठन के विभिन्न स्तरों में समन्वय स्थापित करता है। इस श्रृंखला के माध्यम से आदेश की एकता स्थापित करते हुए उचित समन्वय द्वारा कार्यों का प्रत्यायोजन कर उचित मार्गदर्शन करवाए जाते हैं। स्केलर श्रृंखला का सबसे बड़ा दोष कार्य में विलंब या लाल फीताशाही। फेयोल ने इस दोष को दूर करने के लिए गैंग प्लांग का सुझाव दिया। फिर है चित्र ए शीर्ष अधिकारी है जिसके अधीनस्थ जो उप विभाग फर्स्ट क्रमशः VBCDE अधीनस्थ, जबकि उप विभाग सेकंड में क्रमशः PQRS अधीनस्थ सामान्य DRS के संपर्क स्थापित करना चाहता है तो उसे CBAPQ से होकर R से संपर्क स्थापित करना होगा। इस संपर्क को आसान बनाने के लिए फेयोल ने कहा कि गैंग प्लांग बनाते हुए D को R से सीधा संपर्क स्थापित कर लेना चाहिए। यहाँ D और C से तथा R द्वारा Q से स्वीकृति प्राप्त होना आवश्यक है। इस प्रकार गैंग प्लांग से स्केलर श्रृंखला को बिना तोड़े शीघ्रता से एक कार्य संभव है। व्यवस्था। ऑर्डर। फेयोल के अनुसार व्यवस्था का तात्पर्य है कि प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति के लिए
उचित स्थान होना चाहिए और प्रत्येक स्थान के लिए उचित वस्तु और एक उपयोगी व्यक्ति होना चाहिए। फ्यूल के मत में व्यवस्था का सिद्धांत मनुष्य और वस्तु और दोनों पर लागू होता है। व्यवस्था दो प्रकार की हो सकती है। पहली, भौतिक व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक वस्तु का एक निर्धारित स्थान होता है। दूसरी, सामाजिक व्यवस्था से आज से है सही जगह पर सही आदमी का होना। समता इक्विलिटी फेल सुझाव देते हैं कि प्रबंधकों को संगठन के प्रत्येक स्तर पर समानता की भावना का विकास करना चाहिए। संगठन का प्रत्येक कार्मिक दया, न्याय और पक्षपात रहित व्यवहार की आकांक्षा रखता है। सभी के प्रति समान व्यवहार किया जाना चाहिए। कार्मिकों के कार्यकाल का स्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल। किसी भी संगठन में कार्यरत कार्मिकों को अपने कार्य व पद की सुरक्षा होनी चाहिए। यदि उन्हें यह पता है कि जो कार्य या पद उन्हें दिया गया है वह भविष्य में भी बना रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, इस कर्मचारी संगठन में पूरी रुचि एवं लगन के साथ कार्य करेंगे। पहल, इनिशिएशन। यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति में सोचने विचारने की शक्ति होती है। किसी भी योजना को तैयार करने या उसको लागू करने में कर्मचारियों को छूट होनी चाहिए। इससे से कर्मचारियों में उत्साह और शक्ति में वृद्धि होती है। अतः फ्यूल के अनुसार प्रबंधकों को चाहिए कि वह कर्मचारी में पहल करने की भावना उत्पन्न करने का काम करे। सहयोग की भावना, स्पिरिट डी क्रॉप्स। इसका तात्पर्य है कि संगठन के कर्मचारियों के बीच सामंजस्य और एकता से है। यह संगठन की शक्ति का महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रबंधकों को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त करना चाहिए और सभी को एक साथ लेकर अपनी टीम के रूप में कार्य करना चाहिए। पूर्ण सहयोग की प्राप्ति हेतु एक और आदेशों से एकरूपता रखनी होगी तथा दूसरी ओर फूट डालो और राज करो की भावना का परित्याग किया जाना चाहिए। नोट फ्यूल का सिद्धांत शास्त्रीय विचारधारा के अंतर्गत भी शामिल किया गया है। शास्त्रीय विचारधारा। टेलर ने अपनी वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा में जहाँ कारखाना स्तर पर अपना ध्यान केंद्रित किया, वहीं इसके विपरीत क्लासिकी विचारधारा एक व्यापक अवधारणा है जो औपचारिक सांगठनिक संरचना के साथ साथ प्रबंधन पर भी विशेष बल देती है। यह विचारधारा सांगठनिक व्यवस्था, तर्कसंगतता, संरचना एवं विशिष्टीकरण पर जोर देती है। गुलिक और उर्वरक ने अपनी पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1937 में संगठन की क्लासिकी विचारधारा का सार प्रस्तुत किया। इस विचारधारा के सिद्धांत में हेनरी फ्यूल, गुलिक, उर्वरक एवं मूरी रेल का मुख्य योगदान रहे हैं। लुथिर गुलिक का योगदान इस विचारधारा का अत्यंत व्यापक विश्लेषण लुथिर गुलिक तथा एवं उर्वरिक द्वारा 1937 में संपादित पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में किया गया है। लुथिर गुलिक द्वारा प्रबंधन के साथ महत्वपूर्ण तत्वों या कार्यों की पहचान कर पोस्ट कॉर्ब अवधारणा प्रस्तुत की। लुथिर गुलिक पोस्ट कॉर्ब, फिर योजना निर्माण, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग और बजटिंग। लुथिर गुलिक के प्रबंधन के सिद्धांत। लुथिर गुलिक एक परंपरावादी विचारक है। गुलिक के संगठन को इस प्रकार का परिभाषित किया गया। संगठन सत्ता का औपचारिक ढांचा है जिसके द्वारा किसी निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य को विभाजित और निर्धारित किया जाता है तथा उसका समन्वय किया जाता है। गुलिक के संगठन के 10 सिद्धांतों का प्रतिपादन है। कार्य विभाजन, विशिष्टीकरण। 2 विभागों संगठन के आधार पर गुलिक ने विभागों के गठन के 4 आधार बताए हैं। उद्देश्य है, पर्पज है, प्रोसेस, पर्सन, पैलेस। फिर है थर्ड है इसमें, इसी को गुलिक की 4P अवधारणा के नाम से जाना जाता है। पद सोपान द्वारा समन्वय, कोऑर्डिनेशन थ्रू हायरार्की, सचेत समन्वय, समितियों द्वारा समन्वय, विकेंद्रीकरण, आदेश की व्यक्ता, सूत्र एवं स्टाफ लाइन एंड स्टाफ प्रत्यायोजन, डेलीगेशन, नियंत्रण, कंसंट्रेशन, स्पान ऑफ कंट्रोल। फिर है प्रिंसिपल ऑफ स्पान ऑफ कंट्रोल। फिर है प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की, स्कॉलर चेन, प्रिंसिपल ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ करस्पॉन्डेंस, प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। मुने एवं रेले का योगदान। मुने एवं रेले को अमेरिका में क्लासिकी विचारधारा को प्रतिपादित करने के लिए याद किया जाता है। 1931 में उन्होंने अपनी पुस्तक ऑनवर्ड इंडस्ट्री के प्रकाशन के माध्यम से इस विचारधारा को स्थापित किया। मुने एवं रेले द्वारा 4 सिद्धांत प्रस्तुत किए गए। कार्यात्मक विभेदीकरण, फंक्शनल डिफरेंशिएशन, समन्वय, तालमेल, कोऑर्डिनेशन, स्केलर प्रक्रिया, प्रोसेस, सूत्र, स्टाफ। वेबर के फिर बाद के अंदर आ जाता है
फोर्थ आ जाता है अधिकारी तंत्र प्रतिमान, नौकरशाही प्रतिमान। ब्यूरोक्रेसी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1945 में विंसेंट डी गोरेनी ने किया। मैक्स वेबर ऐसे पहले प्रशासनिक चिंतक थे जिन्होंने ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही का समाजशास्त्रीय अध्ययन किया। मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही एक प्रकार का प्रशासकीय संगठन है जिसमें विशेष योग्यता, निष्पक्षता और मानवता का अभाव आदि लक्षण पाए जाते हैं। मैक्स वेबर का नौकरशाही प्रतिमान। मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही से अभिप्राय नियुक्त किए गए प्रशासनिक अधिकारियों के समूह से वेबर ने अपना नौकरशाही मॉडल सत्ता या प्राधिकार के आधार पर प्रस्तुत किया है। वेबर के अनुसार प्राधिकार या सत्ता से तात्पर्य सत्ता या प्राधिकार, अथॉरिटी, शक्ति प्लस वैधता, लेजिटिमेसी। वेबर के अनुसार सत्ता तीन प्रकार की होती है। प्राधिकार या सत्ता। परंपरागत प्राधिकार राजा की आज्ञा का पालन इसलिए किया जाता है कि क्योंकि ऐसी परंपरा रही है। करिश्माई प्राधिकार। ईश्वर प्रदत्त शक्तियों द्वारा करिश्मा नेतृत्व वाले व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से आदेश की पालना करवा सकते हैं। वैधानिक या कानूनी प्राधिकार। इसमें निर्धारित नियमों व कानूनों के आधार पर आदेशों की पालना करवाई जाती है। फिर बाद में है मैक्स वेबर की आदर्श नौकरशाही। आदर्श नौकरशाही। वेबर के अनुसार जो संगठन वैधानिक विवेकशील सत्ता के आधार पर संचालित होता है नौकरशाही संगठन कहलाता है। वेबर ने अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक्स ऑर्गेनाइजेशन में विधिक तार्किक प्राधिकार युक्ति नौकरशाही संगठन का आदर्श मॉडल प्रस्तुत किया और इसकी निम्नलिखित विशेषता बताई। कार्य विभाजन एवं विशिष्टीकरण, पद सोपान, नियम एवं विनियमन, योग्यता के आधार पर बढ़ती, पूर्णकालिक अधिकारी, आजीविका विकास, नियमित प्रश्रमिक व पेंशन लाभ, निजी और लोकहित में अंतर, निर्भय व्यक्तिगत व्यवस्था, व्यवस्थित अनुशासन एवं नियंत्रण, लिखित दस्तावेज कार्यकुशलता। मानव संबंध विचारधारा। मानव संबंध से तात्पर्य नियोक्ता और कार्मिकों के उनके संबंधों से है जो कानूनी नियमों द्वारा नियंत्रित नहीं होते बल्कि नैतिक और मनोवैज्ञानिक तत्वों से संबंधित है जो प्रबंधक एवं कर्मचारियों के साथ साथ काम करने पर अपने आप सहजीवी बन जाते हैं। मानव संबंधों का सामान्य अर्थ संगठन के उद्देश्यों और कर्मचारियों के हितों में एकीकरण करना है। एल्टन मेयो मानव संबंध विचारधारा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रशासनिक चिंतक है। इस विचारधारा का मौलिक उद्देश्य श्रमिकों के उत्पादन एवं संतुष्टि पर भौतिक एवं यांत्रिक कारकों के प्रभाव का परीक्षण करना था जिनके ऊपर टेलर ने अत्यधिक बल दिया है। एल्टन मेयो का योगदान। मेयो ने मानव संबंध विचारधारा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है क्योंकि मेयो व उनके साथियों द्वारा किए गए हॉथॉर्न प्रयोगों को मानव संबंध विचारधारा की आधारशिला माना जाता है। हॉथॉर्न प्रयोगों में मेयो को सहयोग देने वाले अनुसंधानकर्ताओं में एफ.जे. रोथ, लिस बर्जर, टी.एफ. व्हाइटहेड एवं डब्ल्यू.जे. डिक्सन प्रमुख थे। हॉथॉर्न प्रयोग। इस प्रयोग का उद्देश्य इस बात को जानना था कि यदि संगठन के कर्मचारियों को अच्छी कार्य दशाएं उपलब्ध कराई दी जाए तो उनके व्यवहार अभिव्यक्तियों पर का क्या प्रभाव पड़ता है। श्रमिकों की कार्य क्षमता और उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं इसका पता लगाने भी प्रमुख उद्देश्य था। मेयो ने निम्नलिखित चार महत्वपूर्ण प्रयोग किए हैं। हॉथॉर्न प्रयोग की श्रृंखला में मानव संबंधों से संबंधित अनेक प्रयोग किए गए थे जिन्हें प्रमुखतः चार भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रकाश प्रयोग। मेयो ने इस प्रयोग का मुख्य उद्देश्य भौतिक कार्य प्रकाश का विभिन्न स्तरों के मजदूरी उत्पादक कार्य दक्षता पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना था। रिले असेंबली टेस्ट रूम प्रयोग। मेयो ने इस प्रयोग के माध्यम से काम करने की स्थितियों में विभिन्न बदलावों का मजदूरों के उत्पादन एवं उत्साह पर प्रभाव जानने का प्रयास किया। साक्षात्कार अध्ययन। इस प्रयोग का उद्देश्य कर्मचारियों से बातचीत करके उनके भावनाओं को जानना था। इस अध्ययन के प्रमुख परिणाम थे किसी भी कर्मचारी को स्वतंत्रतापूर्वक अपने विचार प्रकट करने और परिवेदनाएं प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने से उनके मनोबल में वृद्धि होती है। अवलोकन अध्ययन। यह प्रयोग सामूहिक व्यवहार का अध्ययन करने के लिए किया गया है। एल्टन मेयो के प्रयोग के निष्कर्ष। मेयो ने एक संगठन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक मानवीय तत्वों को माना। मेयो ने कहा कि प्रकाश व अन्य भौतिक कारकों का तो उत्पादकता पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। कार्मिकों के मनोबल स्तर में वृद्धि होने पर उत्पादकता बढ़ती है। मेयो का मानना था कि मानव केवल आर्थिक व्यक्ति नहीं है बल्कि वह एक सामाजिक प्राणी भी है। मनुष्य की सामाजिक व मानसिक आवश्यकता होती है उनमें संगठन को लेकर मानसिक असंतोष भी पैदा होता है अतः कार्मिकों को शिकायत करने का मौका देना चाहिए। इसमें उनसे उपजे असंतोष को कम किया जा सकता है। प्रबंधकों का मानवीय व्यवहार कुल उत्पादन में भी वृद्धि के साथ साथ कर्मचारियों को सामाजिक संतुष्टि भी प्रदान करता है। मानव संबंधन विचारधारा के तीन घटक। व्यक्ति, अनौपचारिक संगठन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, भागीदारी पूर्ण प्रबंधन पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट।
फिर बाद के अंदर आ जाता है व्यवहारवादी विचारधारा। व्यवहारवादी ही उपागम के अध्ययन का केंद्र बिंदु वो मानव व्यवहार होता है, जिसमें मनोवैज्ञानिक, समाज विज्ञान तथा मानव विज्ञान तीनों शामिल हैं। इस दृष्टिकोण को प्रतिपादित करने का श्रेय चेस्टर बेर्नार्ड को हो जाता है, परंतु व्यवस्थित रूप से इसका विकास हर्बर्ट साइमन द्वारा किया गया है। व्यवहारवादी उपागम संगठनात्मक व्यवहार मानवीय व्यवहार का दो स्तरों व्यक्तिगत व्यवहार एवं सामूहिक व्यवहार के रूप में अध्ययन करता है। यह संगठन में क्या होना चाहिए के स्थान पर संगठन क्या है पर जोर देता है। दृष्टिकोण से प्रशासनिक व्यवस्था का एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में अध्ययन करता है तथा इस में अनुभव मूलक अध्ययन पर विशेष जोर दिया जाता है। इस दृष्टिकोण में निर्णय प्रक्रिया को प्रशासन का हृदय का माना जाता है। चेस्टर बेर्नार्ड का योगदान। बेर्नार्ड संगठन को एक सहकारी व्यवस्था के रूप में देखते हैं, जिसका हर अंग अन्य अंगों से अर्थपूर्ण तरीके से जुड़ा होता है। उन्होंने औपचारिक संगठन के 3 तत्व बताए हैं। सामान्य उद्देश्य, योगदान की इच्छा, संचार। बेर्नार्ड ने बताया कि किसी प्राधिकार अथॉरिटी की वैधता या स्वीकृति का आधार अधीनस्थ द्वारा उसकी स्वीकार्यता होती है। इसके अनुसार किसी संगठन के भीतर कार्य करने वाले लोगों की भागीदारी तथा प्रतिफल के बीच संतुलन होना चाहिए। इसके साथ ही बेर्नार्ड ने किसी संगठन में उदासीनता के क्षेत्र की अवधारणा दी। संगठन में उदासीनता के क्षेत्र से तात्पर्य है वह सीमा या दायरा है जिसके अंतर्गत आने वाले उद्देश्य या संचार को अधीनस्थ द्वारा निर्विवाद रूप से स्वीकार किया जाता है। मेरी पॉकर फोलेट का योगदान। फोलेट ने अंतरिक दृष्टिकोण एवं मानवीय दृष्टिकोण के मध्य पुल का निर्माण किया है। मानवीय संबंधों में वैज्ञानिक विधियों को अपनाने का सुझाव दिया। मेरी पॉकर फोलेट का प्रबंधन सिद्धांत क्लासिकल शास्त्रीय विचारधारा एवं व्यवहारवादी विचारधारा के बीच एक योजक कड़ी माना है। फोलेट ने बताया कि संगठन एक सामाजिक व्यवस्था एवं प्रबंधन एक सामाजिक प्रक्रिया। उन्होंने प्रबंधन के मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक समाजशास्त्रीय पहलुओं का प्रमुख प्रदान किए प्रमुख विचार। फोलेट का प्रमुख योगदान प्रबंधन के क्षेत्र और में होने वाले विवादों के निपटारे या संघर्ष के समाधान में महत्वपूर्ण है। संगठन में संघर्ष या विवाद, सत्ता की अवधारणा, स्थिति का नियम, नेतृत्व, विचारधारा, प्रबंधन का व्यवसायीकरण। फोर्थ है व्यवस्था विचारधारा। इस प्रणाली उपागम या तंत्र उपागम के नाम से भी जाना जाता है। इसमें किसी संगठन के विभिन्न भागों का अलग अलग अध्ययन करने के बजाय संगठन का अध्ययन एक तंत्र के रूप में बाहरी वातावरण के भाग के रूप में किया जाता है। व्यवस्था दृष्टिकोण के अनुसार संपूर्ण प्रशासन को या प्रत्येक संगठन को एक व्यवस्था या प्रणाली की संज्ञा दी जाती है तथा इसके विभिन्न आंतरिक तत्वों जैसे संरचना, तकनीक, व्यक्ति आदि को उप व्यवस्थाओं की संज्ञा दी जाती है। इस व्यवस्था या प्रणाली में समस्त उप व्यवस्थाओं या अंगों का पृथक कार्य होता है, लेकिन वे एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। प्रबंधन के कुछ अन्य सिद्धांत। प्रबंधन में अभिप्रेरणा का सिद्धांत। एक संगठन में कार्य का संपादन प्रभावकारी हो इसके लिए संगठन के सदस्यों को निरंतर अभिप्रेरित करना जरूरी है। अभिप्रेरणा के मुख्य तीन सिद्धांत हैं। फिर अभिप्रेरणा के मुख्यतः 3 सिद्धांत हैं। मेस्लो का आवश्यकता सोपान सिद्धांत। प्रत्येक व्यक्ति संगठन में अपनी भौतिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए प्रयत्न करता है। सबसे पहले वह मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करता है, फिर उच्चतर आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयास करता है। मैकग्रेगर का XY सिद्धांत। एक सिद्धांत प्रबंधन के अनुसार व्यक्ति का मूल स्वभाव है कि वह काम करना पसंद नहीं करता, अतः उसे नियमों द्वारा कड़ाई से नियंत्रित करना चाहिए। वह सिद्धांत प्रबंधन के अनुसार व्यक्ति को बाहर से निर्देशन की आवश्यकता नहीं है, वह स्व निर्देशन व आत्म प्रेरणा से कार्य करता है। हर्जबर्ग का सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत। किसी संगठन में व्यक्ति को 2 कारक प्रभावित करते हैं। बाह्य कारक जो व्यक्ति की असंतुष्टि का कारण बनते हैं, आंतरिक या अभिप्रेरणात्मक कारक जो व्यक्ति को संतुष्टि प्रदान करते हैं, जैसे पहचान। फिर है ग्रिफिथ का निर्णयवादी सिद्धांत। ग्रिफिथ ने निर्णय प्रक्रिया को प्रशासन का मूल मानते हुए स्वीकार किया कि निर्णय संगठन तथा प्रशासनिक प्रक्रिया का हृदय है। उन्होंने निर्णय प्रक्रिया को सिद्धांत निरूपण काव्य से चुना। ग्रिफिथ के निर्णय प्रक्रिया के सिद्धांत की कुछ मान्यताएं। संगठन की रचना, निर्णय प्रक्रिया
प्रक्रियाएं की प्रकृति के अनुरूप होनी चाहिए। अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए संगठन को औपचारिक व अनौपचारिक स्वरूप में समान रूप से कार्य करना चाहिए। प्रशासन केवल निर्णय लेने के बजाय निर्णय को नियंत्रित करने वाला होना चाहिए। शिक्षा प्रबंधन में भूमिका संघर्ष सिद्धांत। किसी संगठन में कार्यरत व्यक्तियों की अलग अलग भूमिकाएं होती है, जिससे को लेकर अपने संघर्ष पैदा हो सके। कर्मचारियों की परस्पर भूमिकाओं में टकराव के कारण सांस्कृतिक मूल्य में भिन्नता, व्यक्ति व संस्था दोनों की अपेक्षाओं में भिन्नता, भूमिका के संबंध में स्वयं की धारणा तथा अन्य भूमिका की अपेक्षाओं में अंतर। शैक्षिक प्रबंधन के सिद्धांत। शैक्षिक प्रबंधन में कई सिद्धांत हैं जो संगठित, प्रभावी और सकारात्मक शैक्षणिक वातावरण बनाने में मदद करते हैं। ये सिद्धांत शिक्षा के प्रबंधन, प्रशासन और संसाधन के उचित उपयोग में सहायक होते हैं। आधारभूत प्रदर्शन का सिद्धांत। प्रजातांत्रिक प्रदर्शन का सिद्धांत। आंकड़ों का वैज्ञानिक संग्रहण करने का सिद्धांत। पाठ्यक्रम को छात्र के विकास का साधन बनाने का सिद्धांत। निरंतर मूल्यांकन का सिद्धांत। सहयोग व समन्वय स्थापित करने का सिद्धांत। स्वायत्तता का सिद्धांत। वित्त एवं सामग्री का न्यायपूर्ण एवं दक्षतापूर्ण उपयोग का सिद्धांत। लक्ष्य निर्धारण तथा योजना निर्माण का सिद्धांत। आवधिक निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण का सिद्धांत। लचीलापन एवं साझा उत्तरदायित्व का सिद्धांत। अध्यापकों की व्यावसायिक उन्नति का सिद्धांत। आशावादी दृष्टिकोण एवं समानता का सिद्धांत। समय प्रबंधन का सिद्धांत। साझा उत्तरदायित्व व जवाबदेही का सिद्धांत। फिर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी एक प्रबंधन की प्रक्रिया नहीं है? तो प्रबंधन एक भौतिक विज्ञान है। गलत नहीं, गलत है। ये कला है, सामाजिक जिम्मेदारी है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। समन्वय का अर्थ है प्रबंधन का सार। शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के लिए लुथर गुलिक द्वारा प्रदत्त सूत्र पोस्ट कोर्ब में अक्षर डी का अर्थ है। तो डी का अर्थ है डायरेक्टिंग। निम्न में से कौन सा हेनरी फेयोल द्वारा दिए गए प्रबंधन के एक कार्य में समाहित नहीं है? बजट निर्माण समाहित नहीं है। निम्न में से कौन सा कार्य शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है? तो वो है सारे के सारे ये विद्यालय संगठन है, गतिविधियों की योजना या नियोजन प्रणाली, तंत्र नियंत्रण। विद्यालय संबंधन के लिए निम्नलिखित में सिद्धांतों का कौन सा सेट समूह सबसे अधिक उपयुक्त है? सहयोग, समानता, लचीलापन और साझा उत्तरदायित्व है। विद्यालय प्रबंधन का प्रजातांत्रिक सिद्धांत है सबकी उत्तरदायित्व है। फिर ये शिक्षण का सत्तावादी स्तर केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित। निम्न में से कौन सा एक सही है? शिक्षा प्रबंधन अध्यापकों के उन प्रयासों के मॉनिटरिंग की वह प्रक्रिया है जिनके द्वारा वे अपने विद्यार्थियों को इस योग्य बना सके कि वे देश के उपयोगी नागरिक बन सके। नीचे प्रबंधन के सिद्धांत दिए गए हैं। हेनरी फेयोल के कौन से सिद्धांत सुझाए गए थे? तो है पारिश्रमिक और श्रम का विभाजन, अनुशासन, आदेश की एकता। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित है एल्टोनो मेयो व्यवहारवादी विचारधारा, ये सुमेलित नहीं है। हेनरी फेयोल है प्रशासनिक प्रक्रिया विचारधारा। लुथर गुलिक शास्त्रीय विचारधारा। मैक्स वेबर नौकरशाही ही प्रतिमान। हॉर्थोर्न प्रयोग का संबंध किस विचारधारा से है? मानव संबंध विचारधारा। अभिप्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? हर्ट्जबर्ग। मानसिक क्रांति का संबंध किस विचारधारा से है? वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा। प्रबंधन के सिद्धांत के अनुसार कार्यों का विभाजन किया जाता है। कार्यों का विभाजन और विशेषज्ञता का सिद्धांत। प्रबंधन के कौन से कार्यों को नियंत्रण कंट्रोलिंग कहा जाता है? कार्यों का निगरानी करना और आवश्यक सुधार करना। शैक्षिक प्रबंधन में मोटिवेशन का क्या उद्देश्य है? शिक्षक और कर्मचारियों को उनके कार्यों में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करना। शैक्षिक प्रबंधन में नवाचार इनोवेशन का क्या उद्देश्य है? शिक्षा में नए तरीकों और तकनीकों का प्रयोग करना। फिर है हेनरी फेयोल के 14 प्रबंधन सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत संगठन में उच्च स्तर के नियंत्रण और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को समर्थन देता है? तो समर्थन देता है एकता का सिद्धांत। एस्पिरिट डी कॉपर्स का संबंध है एकता में शक्ति। एक कार्मिक को केवल एक ही बॉस से निर्देश प्राप्त होने चाहिए, इस कथन संबंधित है फेयोल से। शैक्षिक प्रबंधन में उत्तरदायित्व और जवाबदेही किसे सुनिश्चित करता है? सभी कार्यों के प्रति जिम्मेदारी। शैक्षिक प्रबंधन में मूल्यांकन का उद्देश्य है शिक्षा प्रक्रिया में सुधार करना। शैक्षिक प्रबंधन का कौन सा सिद्धांत सभी विचारों और सहभागिताओं पर जोर देता है? लोकतांत्रिक सिद्धांत। इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे।